नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरीके से बवंडर मचा हुआ है और ये बवंडर खासतौर पर इंडिया वाले गठबंधन में है। अंदर खाने उहापोह की स्थिति है और अब अंदर खाने कुछ बचा नहीं है। इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये दोनों दिल्ली के दंगल में दो दो हाथ कर रहे हैं और ऐसे वैसे नहीं कर रहे। ये बाकायदे एक दूसरे को घेरने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। संजय सिंह और मुख्यमंत्री आतिशी ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित पर आरोप लगाया कि उन्होंने भाजपा से फंडिंग ली है। संदीप दीक्षित ने 10 करोड़ की मानहानि कर दी है। केजरीवाल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अशोक गहलोत ने किया और जो वहाँ के दिल्ली के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली के प्रभारी काजी साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसका जवाब केजरीवाल ने दिया। तो अब भाजपा और केजरीवाल के बजाय कांग्रेस और केजरीवाल हो रहा है और भाजपा मौज ले रही है इंडिया गठबंधन की इस लड़ाई में। इन सबके बीच शिवसेना यूबीटी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, ये जो दल हैं इंडिया गठबंधन के, इन्होंने खुलकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। शरद पवार भी हैं और इन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली के दंगल में कांग्रेस के बजाय वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के साथ रहेंगे। और केजरीवाल ने ममता बनर्जी को धन्यवाद भी दे दिया है। तो कुल मिलाकर मसला है क्या दिल्ली के दंगल में केजरीवाल फंस गए हैं क्या? इसीलिए वो पहले पुजारियों और ग्रंथियों को मासिक वेतन देने की बात करते हैं और अब वो जाट आरक्षण का मुद्दा लेकर आए कि जाटों को ओबीसी में शामिल कर लिया जाए। और उन्होंने तोहमत भारतीय जनता पार्टी पर लगाई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जाट नेता साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा, जो सांसद भी रहे हैं, विधायक का चुनाव भी इस बार वो लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनके पिता को पहली बार जाट मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा को बीजेपी ने बनाया था। केजरीवाल क्या जाट की बात करते हैं? उन्होंने तो जाटों का अपमान ही किया है। वो नाटक करने लगे। 28 दिन अब चुनाव के बचे हैं तो वो नाटक कर रहे हैं। कांग्रेस भी कहां पीछे रहती। कांग्रेस ने एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी करके कहा कि जाटों को आरक्षण का जो व्यवस्था थी वो मनमोहन सिंह की केंद्र सरकार ने 4 मार्च 2014 को कर दी थी। दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सब जगह जाटों को आरक्षण देने की व्यवस्था एक नोटिफिकेशन के जरिए मनमोहन सिंह सरकार ने कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो असली जाटों का जो मसीहा है या जो असली जाटों की जो उनके हितों की रक्षा करने वाली पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। ये तो सब राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। तो दिल्ली में जाटों को लेकर एक दंगल मचा हुआ है कि जो दिल्ली का चुनाव आ गया है जाट वाला दांव है। अब रोज नए नए दांव हैं, तो हम कहां तक रोज कहें कि ये जाट वाला दांव है, पुजारी वाला दांव है, ये ग्रंथी वाला दांव है। हम तो कहेंगे चुनावी दांव हैं, ये सारे चुनावी दांव हैं। लेकिन मैं लगातार 2-3 दिन से बहुत मंथन चिंतन के बाद अपने इस कार्यक्रम, इधर है मंथन में लेकर हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं कि क्या केजरीवाल को निपटाने में लग गई है कांग्रेस पार्टी? आज मंथन में बड़ा सवाल। और कांग्रेस से किनारा, केजरीवाल का सब बन गए सहारा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे।
इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, अभी आपने देखा जिनके बीच में बिजली कड़क रही है, ये गजबे मामला रहता है हमारे ग्राफिक वाले साथियों का। बिजली कहीं कड़का देते हैं, कहीं पानी बरसा देते हैं, कहीं समंदर कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या तकनीक है भाई, लेकिन है बिजली कड़क रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके नेता राहुल गांधी अडिग खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं इस बार केजरीवाल को निपटाकर ही मानेंगे। अगर दिल्ली में केजरीवाल हार गए तो सारी हवा निकल जाएगी केजरीवाल की, ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेता या अंदर दो मंथन चिंतन चल रहा। वो कह रहे ठीक है हरियाणा हार गए कोई बात नहीं, महाराष्ट्र हार गए कोई बात नहीं, दिल्ली भी हार जाएंगे तो कुछ नहीं हुआ जा रहा, लेकिन केजरीवाल की राजनीति खत्म करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ये ठान बैठी है अंदर, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का जो पहला लक्ष्य है दिल्ली में सरकार बनाना नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पहला लक्ष्य है केजरीवाल को निपटाना है। और वजह है, इसके पीछे वजह है केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी क्यों निपटाना चाहती है। एक तो कांग्रेस पार्टी को इस बात की बहुत टीस है, अभी हाल में ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा आरएसएस के लोगों ने ही किया कि जो रामलीला मैदान में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मसला था उसका नेतृत्व केजरीवाल कर रहे थे और अन्ना हजारे उसका चेहरा थे। उस पूरे आंदोलन के पीछे आरएसएस के लोग थे। 40% स्वयंसेवक, वहां की भीड़ में जो 40% लोग थे वो आरएसएस के स्वयंसेवक थे। अब एक बड़े आरएसएस के नेता ने इस बात को सार्वजनिक मंच पर खोल दिया, तो अगर 40% लोग आरएसएस के थे, अगर वो स्वीकार कर रहे हैं तो यह मानो कि इससे ज्यादा ही रहे होंगे। और यह बात कांग्रेस पार्टी को पता थी कि आरएसएस और बीजेपी का प्रायोजित आंदोलन है, जिसमें मुखौटा केजरीवाल है, मुखौटा अन्ना हजारे हैं। कांग्रेस की जो सत्ता है तो बीजेपी ने नहीं छीनी, केजरीवाल ने छीनी, अन्ना हजारे ने छीनी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का दर्द है, भले ही इंडिया गठबंधन में केजरीवाल से हाथ मिलाएं, गले में लगाएं, लेकिन हाल में, और ये मसला जब बढ़ा कब, गुजरात के चुनाव में केजरीवाल ने पूरे गुजरात में अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, कांग्रेस की दुर्गति हो गई। और उसी गुजरात से अरविंद केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी हासिल होने का तमगा मिला। लेकिन कांग्रेस अपने निम्नतम स्तर पे, सबसे नीचे के पायदान पर गुजरात में पहुंच गई। तो जो केजरीवाल ने घाव दिए हैं, क्या कांग्रेस उनका हिसाब लेगी दिल्ली में? आज मंथन का जो सेंट्रल आइडिया है, चर्चा का यही रहेगा। 3 बयान सुनिए 3 बड़े नेताओं के। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं, ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जो जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो जो हमें समर्थन दे रहे हैं। ये एक बात है कि जो केजरीवाल साहब ने काम जो किया है दिल्ली के लिए, और जो अच्छा काम किया है, जो दिल्ली का चेहरा बदला है, उसे तो कोई ना नहीं कह सकता। काम है तो उसे स्वीकारो। दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरे जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहां पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। केजरीवाल कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का ये चुनाव है नहीं, और लड़ाई सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। ये बात बात पर ये भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबले की बात आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है? क्या उसे ऐसा लगने लगा है कि दिल्ली के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग क्या कांग्रेस की तरफ जा रहा है, और लोकसभा के चुनाव में जो दलित हैं, मुस्लिम हैं, उन लोगों ने इस बात का एक तरीके से एक रोड मैप दिखा दिया केजरीवाल को। दिल्ली के दंगों से लेकर तमाम जगह केजरीवाल उनके साथ खड़े नजर नहीं आए, झुग्गियां टूटी केजरीवाल खड़े नजर नहीं आए, ऐसा कांग्रेस पार्टी कहती है, ऐसा बस्तियों में भी कहा जाता है।
दिल्ली में केजरीवाल के प्रचंड बहुमत से सरकार में आने की वजह झुग्गियां हैं, अल्पसंख्यक वोट और पढ़े लिखे लोग। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक केजरीवाल को मुश्किलें हैं वहां पर, और इसी वजह से वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर हैं और ये जनता में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है, कांग्रेस तो कहीं मुकाबले में नहीं है। लेकिन मेरे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी केजरीवाल को हर हाल में दिल्ली से निपटाने के चक्कर में लग गई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव निगम बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के, दिल्ली से जुड़े हैं। बहुत स्वागत संजीव भाई। प्रोफेसर डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर जोशी। गौरव जैन, कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत गौरव जी। कुंवर जपेंद्र, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। जपेंद्र जी बहुत स्वागत। मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपका भी बहुत स्वागत। और महेंद्र सिंह, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, दिल्ली से जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, आभार, धन्यवाद। मनीष शर्मा से कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। मनीष शर्मा, बहुत सारे चर्चाएं आज दिल्ली को लेकर मीडिया में हो रही हैं, रोज दिन भर दिल्ली को लेकर डिबेट चलती है। फिर रही सही बात संभल पे आ जाती है। संभल, दिल्ली और संभल, दिल्ली और संभल, पूरा मीडिया दिल्ली और संभल को समर्पित है। जनता के भी कोई मुद्दे हैं क्या? नया लेबर कोड आ रहा है, उस पर भी कोई बात करेगा क्या? इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, बिल्कुल मीडिया से दूर हैं। आज कई दिनों बाद हमने भी इस राजनीतिक मुद्दे को उठाया है। मनीष शर्मा, मेरा एक सवाल है आपसे सीधे सीधे। मुझे जो लग रहा है दिल्ली के दंगल में कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि अभी जो केजरीवाल ने उनके साथ किया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चलाकर, जन लोकपाल की मांग करके, अन्ना हजारे जी को चेहरा बना के, अब ये पब्लिक में सब कुछ आम हो गया है पिछले कुछ दिनों से। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लोग ही अब दिल्ली में इस बात को कह रहे हैं, कई खुले मंचों से मीडिया में भी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, यह आंदोलन आरएसएस का था, आरएसएस के 40% लोग उसमें थे। और यह बात शुरू से कही जाती रही है कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना हजारे का आंदोलन था वो आरएसएस और बीजेपी प्रायोजित था। तो अब इस बात पर मोहर लग गई। ये टीस कहीं ना कहीं कांग्रेस को है कि आपने मुझे देश से निपटाया है, दिल्ली से निपटाया है, तो आपको हम निपटाएंगे मौके। और कांग्रेस मौके की तलाश में थी। और अब यह बड़ा गंभीर अवसर है, मुश्किल में है केजरीवाल। और ऐसे में अगर कांग्रेस खुद सरकार न बनाने के बजाय केजरीवाल को हराना चाहती है, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के लिए केजरीवाल अब क्या अच्छा बोलेंगे। वो तो कह रहे हैं कि बी टीम है। मनीष शर्मा, मैं इसमें बस कहना ये चाह रहा था कि इसको थोड़ा दूसरे एक संदर्भ से भी देखने की जरूरत है जी। बेसिकली जो ये इंडिया गठबंधन है वो धीरे धीरे बीजेपी के भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए जनरली खतरा बनता जा रहा है। इसको समझना है हम लोगों को। और जगह जगह बीजेपी बहुत संकट में पड़ रही। और आप जानते हैं इस दौर में जो बड़ी पूंजी है, वो बड़ी पूंजी आमतौर पे वो भी परेशान है। उसके सामने चैलेंज है कि किस तरह से मोदी जी बने रहें, क्योंकि जिस तरह का जो बड़े पैमाने पर देश को निजी हाथों में सौंपना है, उसका सारे जनता के संसाधनों को कुछ छोटे दायरे में, कुछ एक दो पूंजीपतियों के हवाले करना है, उस पूरे संदर्भ से अगर आप इसको देखेंगे तो ये बेचैनी वहां पे है कि बीजेपी थोड़ा इस दौर में इंडिया गठबंधन कैसे टूटे, कैसे बिखरे, यहां से हम लोगों को देखना चाहिए। अगर आप ध्यान दें किसी दौर में कि एक बड़ी कोशिश हो रही है कि कैसे इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस कुछ गलतियां कर रही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां भी कुछ गलतियां कर रही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें असली जो बात है, असली बात ये आपस के अंतर विरोध नहीं है।
ये एक कह लीजिए कि एक बड़ी कोशिश हो रही है कि जो क्षेत्रीय फोर्सेज हैं वो ममता जी से शुरू होता है, वो पवार जी से के पास भी उसके से गुजरता है, और धीरे धीरे वो मैं देख रहा हूं कि शिवसेना से लेकर के यहां तक कि राजद, जो आमतौर पे मैं देख रहा था कि वो बहुत लंबे समय तक ताकतवर तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ी रही है, इन सारे प्रश्नों में देख रहा हूं कि एक बड़ा खेल हो रहा है देश के अंदर। और ये जो बिखराव है, यह बिखराव कोई स्वाभाविक बिखराव नहीं है, इन पार्टियों के बीच के कुछ मामूली अंतर विरोध के बिखराव नहीं है। ये इस देश में सत्ता का ही एक बड़ा खेल है। जो अभी जो सत्ता है उसके सामने जो खतरा है, और जो अभी बड़ी पूंजी का कंट्रोल है इस देश पर, उसमें उसके सामने जो चैलेंज आया है, उस चैलेंज का ये नतीजा है बिखराव। हम लोग को इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए कि ये दिल्ली के स्तर का, दिल्ली में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने डुबा दिया या खत्म कर दिया, उसका वो बदला लेना चाहती हैं, वो आरएसएस के साथ चले गए थे, या इसको केवल कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने बहुत जगह नहीं दिया, या बंगाल में ममता जी और तमाम कांग्रेस के बीच का जो अंतर्विरोध है, शिवसेना का और महाराष्ट्र में कांग्रेस के बीच के अंतर्विरोध है, ये बहुत स्वाभाविक अंतर्विरोध नहीं है। ये बहुत ही कह लीजिए इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, बड़ी एक आप कह लीजिए योजना है। हमको लगता है कि इसको इस संदर्भ से ही देखना चाहिए और यहां से इसके एनालिसिस करनी चाहिए। ठीक बात है। मनीष शर्मा, आपको याद होगा जो बात आज आप कह रहे हैं, आप याद करिए जब जॉर्ज सोरस का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था, संसद चल रही थी, बीजेपी के सांसदों ने उठाया था कि जॉर्ज सोरस अमेरिका में बैठकर रिमोट के जरिए भारत की संसद चलाता है। तो इसी मंच पर, इसी मंथन कार्यक्रम में, इसी के न्यूज चैनल पर हमने ये सवाल उठाया था कि अगर जॉर्ज सोरस अमेरिका से बैठ के रिमोट चला सकता है तो अडानी यहां से इन दलों को क्यों प्रभावित नहीं कर सकता? इंडिया गठबंधन के दलों को, उसको तो रिमोट भी चलाने की जरूरत नहीं है, वो क्यों नहीं प्रभावित कर सकता है? पूरी डिबेट हमने इस पर की थी, इस एंगल पर। जब ममता बनर्जी के सुर अलग, शरद पवार के सुर अलग थे, आरजेडी भी लालू प्रसाद यादव के सुर अलग थे, ये जब संसद का सत्र चल रहा था तो हम लोगों ने इस बात को उठाया था और लगातार इस पर बहुत सारे लोग सहमत भी थे, बहुत सारे लोग असहमत भी थे। लेकिन जिस तरीके से जो आप बातें कह रहे हैं उसका तो इशारा यही है कि जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, कहीं ना कहीं पूंजी उन्हें प्रभावित कर रही है। ये तो यही कुल मिलाकर है। इसमें दो बातें हैं, मैंने ये दोनों चीजें प्रभावित कर रही हैं। एक तो कांग्रेस का जो रवैया है, कांग्रेस का जो रवैया है वो बड़ा भाई बनने का जो रवैया है, वो चीजों को अपने तरीके से चलाने का जो रवैया है, वो जहां तहां लोकतांत्रिक बनने का और जहां तहां अपनी हिसाब से चलाने का जो रवैया है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यहां मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन इसमें केवल यही मसला नहीं है, इसमें निश्चित तौर पे एक बड़ी जो लॉबी है हिंदुस्तान के अंदर, जो अभी बहुत ताकतवर लॉबी है, उस ताकतवर लॉबी का जबरदस्त इस्तेमाल है इस पूरे अंतर्विरोध को और गहरा करने में। ठीक है। जो छोटे मोटे राजनीतिक अंतर्विरोध हैं उसको और गहरा करने का, और एक तीसरा मोर्चा ले आने का, एक तीसरा मोर्चा बनाने का, एक तीसरा मोर्चा की तरफ देश को ढकेलने का। जो अभी दो मोर्चे हैं इस देश में, ये दो मोर्चे बीजेपी की सत्ता के लिए, आरएसएस की सत्ता के लिए खतरा बन गए हैं, और एक तीसरा मोर्चा जो पहले चला करता था वो ले आने की जरूरत है, वो ले आने की कोशिश है। इसका मतलब एक फिर आपने दूसरे शब्दों में समझाया, हम तीसरे शब्दों में समझा देते हैं कि भी इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय दल हैं वो पूंजी के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं। फिर ऐसे कह लीजिए इसको। इसको इस रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं इसको इस रूप में नहीं कह रहा हूं। मेरा यह कहना है कि उनके बहुत सारे जो पार्टीगत हित हैं, पार्टीगत हित जो उनके हैं, जो पॉलिटिकल उनके इंटरेस्ट हैं, उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौरव जैन, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी क्या अधिनायकवादी है कि भाई जो अपने साथियों को उसकी आवाज दबा देती है वो उसकी सुनती नहीं है? केजरीवाल को मजबूर होकर, हड़कर, हार कर ये कहना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और कल तक कभी जब 24 का चुनाव था तो सब लोग हाथ पकड़ के चुनाव लड़ रहे थे। ये स्थिति क्यों आई गौरव जैन? देखिए, सीधी बात यह है कि जो प्रत्येक चुनाव होता है वो अलग होता है। राज्य के चुनाव जो होते हैं वो अलग मुद्दों पे होते हैं, और केंद्र के चुनाव जो होते हैं वो अलग मुद्दों पे होते हैं। तो ये कहना कि जो केंद्र के चुनाव में समीकरण रहे वही राज्य के चुनाव पे रहेंगे, ये पूर्णतः गलत होगा।
केजरीवाल जी की जहां तक बात है, केजरीवाल जी इंडिया अलायंस के मेंबर थे, तो अभी भी मेंबर हैं, और केंद्र में जब भी पार्लियामेंट में कोई भी मुद्दा उठता है तो वो हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन अगर दिल्ली के परिदृश्य में देखें तो यहाँ पर जो है समस्याएं अलग हैं। यहाँ पर तमाम लोग जो है, जनता जो है वो त्राहिमाम है। यहाँ पर निरंतर हम देख रहे हैं किस तरीके से प्रदूषण की समस्या हो या फिर तमाम बिजली पानी की समस्या हो, जिसपे पूरी तरीके से 15 साल पहले जो शीला दीक्षित जी ने जिस प्रकार से दिल्ली छोड़ी थी, उसके बाद से दिल्ली के विकास के ऊपर एक तरीके से अंकुश लग गया है। तो उस अंकुश को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पे चाहती है कि चुनाव लड़े और जीते और सरकार बनाए। हमारा इंडिया गठबंधन से या इंडिया गठबंधन में किसी भी साथी को दबाने का कोई भाव नहीं है। लेकिन बात यह है कि जहां पर क्षेत्र के लोगों की बात होगी, जहां पर जो क्षेत्रीय अस्मिता होगी, जो लोग चाहेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उन्हीं का तो साथ देगी। और यहाँ पे क्षेत्र के लोगों की मांग है कि कांग्रेस पार्टी आ गया है और सत्ता में काबिज हो, केजरीवाल जी को हटाए, तो इसलिए हम यहाँ पे चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। इसमें कहीं भी कोई भी बात जो है वो गलत कहाँ से हो गई? तो बड़ी सीधी सादी बातें आप कर रहे हैं, इतनी सीधी सादी बात तो है नहीं गौरव जैन। मैं रुख कर रहा हूं, एक बार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव निगम है। संजीव निगम, इतनी सीधी सादी बात है तो केजरीवाल जी को ये क्यों कहना पड़ रहा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है कांग्रेस? ये स्थितियां क्यों बन रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा, उसमें हो सकता है कोई संशय भी हो, आप लोग तमाम साथी पैदा करें। आज ताजी बात करता हूं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहब ने भी यही बात कही है। अरे भाई, मान लो दिल्ली में केजरीवाल जी जीत रहे हैं तो आप कम से कम अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ साथी जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कम से कम उनकी बात का सम्मान करिए। खैर, वो तो जो बात सत्यता है, धीरे धीरे, अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, चौहान साहब, हमारे जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह जी, उन्होंने कहा था कि अजय माकन जी ने अरविंद केजरीवाल जी को बोला है कि जब ये जो है राष्ट्र विरोधी हैं, आपको संकोच हो रहा, मैं बताया दे रहा हूं, राष्ट्र विरोधी। तो संजय सिंह जी ने कहा था हम इनको जो है इंडिया गठबंधन से अलग थलग करेंगे, ये बात कही थी संजय सिंह जी ने। लेकिन उनके बिना कोई पैरवी के ही आज स्थिति ये आ चुकी है कि सारे जितने जो है अलग अलग, चाहे वेस्ट बंगाल में आप देख लीजिए या महाराष्ट्र में देख लीजिए, यूबीटी के उद्धव ठाकरे साहब को, सबको, उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं सपा, तो सबने अपने आप कहा कि नहीं भाई, हम केजरीवाल साहब को जो है समर्थन कर रहे हैं और केजरीवाल साहब जीत रहे हैं। तो जो बातें दिखाई पड़ रही हैं सामने, बिल्कुल प्रत्यक्ष आईने के तरीके, लोग जो इसमें माहिर हैं। अच्छा संजीव निगम, ये समर्थन मानसिक है, क्योंकि जितने दल समर्थन करने वाले हैं उनका कोई आधार तो दिल्ली में है नहीं। उद्धव ठाकरे का कोई आधार नहीं है, ममता बनर्जी का कोई आधार नहीं, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से लगे कुछ इलाकों में जनाधार हो सकता है, वहां तुम तो इंडिया गठबंधन की एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। वहां अगर वो साथ आएगी तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? भाई हम भी यहाँ बैठ कर ट्रंप साहब को समर्थन दे दें, उससे क्या मतलब हुआ उसका? नहीं, देवेंद्र यादव जो इनके दिल्ली प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद ही कहा था लोकसभा चुनाव के परिणामों को तुरंत बाद कि हम अलग लड़ेंगे। उन्होंने उसी समय तय कर लिया था अलग लड़ेंगे। हमारे यहाँ से भी हम अलग लड़ रहे हैं, ठीक है। वो तो लोग, ये सिर्फ 3 पार्टी नहीं लड़ रही है, और भी पार्टियां भी लड़ने आ रही हैं। आपको पता होगा बीएसपी भी कूद रही है, और अजीत पवार साहब भी आ रहे हैं महाराष्ट्र से लड़ने, ओवैसी साहब भी लड़ रहे हैं। तो सारे लोग अपनी उम्मीदवार लड़ा रहे हैं, तो उसमें कोई तो लोकतंत्र है सब। और बीएसपी की खास बात देखिए, अभी आपने देखा होगा जब ये उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, बीएसपी कभी उपचुनावों में भागीदार नहीं पार्टिसिपेट करती है, लेकिन इस बार किया। तो कहां से किया, कहां से हंटर चला, कहां से स्विच ऑन किया गया, वो सब लोग जानते समझते हैं जो राजनीति। अच्छा संजीव भाई, ये बताओ, पिछले हमने जो चुनाव देखे केजरीवाल के, केजरीवाल कभी भी ये नहीं कहते थे कि ये बी टीम सी टीम, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त था। केजरीवाल को लगता था कि हम बिल्कुल धरती फाड़ देंगे, आकाश को तोड़ देंगे, धरती का सीना चीर देंगे। लेकिन वो कॉन्फिडेंस इस बार केजरीवाल में नहीं दिख रहा है, इसीलिए उनको समर्थन की याद आ रही, इसीलिए कांग्रेस बी टीम नजर आ रही। चौहान साहब, इसमें क्या है, जब हमने 10 साल से तो हम निरंतर सरकार में हैं, हमारे बहुत से काम समय से पूरे हो गए, बहुत से काम में कुछ विलंब हुआ, बहुत से काम हमने लड़ झगड़ करके एलजी महोदय से या जो भी है हमने उनको पूरे कराए। तो ये वजह है, ये एक हो सकती है। और आप देखिए कौन सा ऐसा पार्टी का मुखिया होता है जो मानता है विनम्रता से, हमने स्वीकार किए, जो 2-3 काम हम नहीं कर पाए हैं, हमने उनको क्या माना कि हम ये नहीं कर पाए। तो हो सकता है कुछ 19-20 हो जनता में, लेकिन हमने उनको बात ईमानदारी से उनको स्वीकारा है और फिर से बताया है
सारे वर्गों को लिया है, सारे सब महिलाओं को भी लिया है, बुजुर्गों को भी लिया है, ग्रंथियों पुजारियों को, सारे लोगों को बात कही, और जाटों को भी ले लिया अभी 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 आज आपने जाटों को भी समेट लिया कि भाई जाटों को भी अब छोड़ो मत, जो बात कोई एंगल छोड़ो मत। कही गई और कांग्रेस ने कहा भैया हम जाटों को तो 2014 में आरक्षण दे चुके हैं। एक बार प्रधानमंत्री महोदय और 3 बार गृह मंत्री साहब ने बात कही तो वो याद दिलाई जाएगी। हमने कही भाई आप हमारे वायदों को बार बार कहते हो। आप कल देखिए हमारे संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी लेके गए, चलिए आप क्या क्या बोल रहे, हमारे बंगले में ये है और वो है, दुनिया भर का स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, सब ने कहा चलो देखो चल करके, वहां पुलिस का पहरा लगा दिया। अरे भाई क्या बहुत देर से किया ये, बहुत देर से, काफी देर हो गई। अगर जब से बंगले पर अटैक हुआ अगर आप भी करे होते तो आज बैलेंस होता, लेकिन बैलेंस बचा नहीं है। हमने कहा देख लो, अब आप देखना नहीं चाहते तो झूठ फरेब की तो कोई वो होता नहीं है, आप चिल्लाते रहो। दिल्ली की जनता देख रही है किसने वायदे किए थे और कितने निभाए और नहीं निभा पाए तो किन कारणों से अच्छा, नहीं आप इस निभा बात को मानते हैं कि मनीष शर्मा जिस तरफ इंगित कर रहे हैं कि पूंजी क्या इंडिया गठबंधन में फूट का कारण है? क्या पूंजीवाद? देखिए अब क्या है, उन्होंने क्या ठान रखी है कांग्रेस पार्टी ने, कठोर क्या है सवाल उनके है। दिमाग में, किस वजह से है उनका है इसमें। अभी आपने तेजस्वी जी को भी सुना होगा बिहार से, उनका ये इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनावों के लिए था, लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए, ठीक है, अब अपने प्रदेशों में है, आप अपनी ताकत क्षमता से जो भी है आप उसको लड़िए, पार्टिसिपेट करिए और जनता को डिलीवर करिए, जो चीजें है वो सामने है। बिहार भी आ रहा है जल्दी, इसका मतलब तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हम भी साथ नहीं लड़ेंगे, ये इशारा है, कहीं ना कहीं संकेत है। एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने लगाया नारा, कांग्रेस से किनारा, केजरीवाल हमारा। तो कुल मिलाकर दिल्ली की स्थिति ये है। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की चर्चा हो गई है, सबका अपना अपना अलग अलग विश्लेषण है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अब ये ठान चुकी है कि दिल्ली से केजरीवाल को निपटाना है, भले ही भाजपा जीत जाए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि भाजपा तो हरियाणा में जीत गई, भाजपा महाराष्ट्र में भी जीत गई, भाजपा बहुत जगह जीत गई, एक राज्य और सही। लेकिन जो बार बार राजनीतिक नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी को, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी ठान चुकी है कि अब ये आगे से राजनीतिक नुकसान नहीं सहेंगे। भले ही आज केजरीवाल दिल्ली में कह रहे हो कि मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का सीधे सीधे है, लेकिन निकट भविष्य में कांग्रेस ये चाहती है कि मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का हो, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ में दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब भी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता प्रवक्ता, लगातार जुड़े हुए हैं। जोशी साहब, ये आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी तो आप लोगों को बड़ा प्रिय है, मतलब थी, है तो नहीं अब, इतनी प्रिय पार्टी को आप लोगों ने छोड़ दिया, किनारा कर दिया उससे, और केजरीवाल साहब का हाथ पकड़ लिया। ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस पार्टी ने? गौरव जैन मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी गड़बड़ी हो गई है कि सब लोग एक एक करके छोड़ के चले जा रहे हैं। लेकिन ये नोट कर लीजिएगा, जो बात मैं कह रहा हूं, देश का कोई टीवी चैनल नहीं कहेगा और राष्ट्रीय टीवी चैनल बिल्कुल नहीं कहेगा, लेकिन अंत में आप देखिएगा यही निकलेगा। अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हुई केजरीवाल को दिल्ली में, तो उसका कारण कांग्रेस पार्टी बनेगी। और आप लोग ठीक है, हिम्मत बंधाते रहिए, लेकिन मूल बात क्या है, कांग्रेस के साथ क्यों नहीं बंध रही आप लोगों की? दुर्गेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी कहते नहीं थकती थी 2024 के चुनाव में कि मोदी जी के सामने कौन, अब वो बता नहीं पा रही है दिल्ली में कि केजरीवाल के खिलाफ कौन। आज भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने का प्रयास हमेशा उसमें सफलता पाई है आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में, और चुनाव परिणाम कहानी को बताने का काम करते हैं। और जब हम देख पाते हैं पिछले 3 चुनाव को, तो जब मोदी जी की पूरी सेना, कैबिनेट लगती है, केंद्र की पूरी टीम लगती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री लगते हैं और सारे नेता दिल्ली प्रदेश के लगते हैं, उसके बावजूद भी केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में
एक टेम्पो वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बना दिया जाता है। और टेम्पो वाली पार्टी में इसलिए कह रहा हूं कि टेम्पो ही ऐसी व्यवस्था है जिसमें 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं। इनके 3 विधायक आए थे, वो टेम्पो में ही चले जाते थे। कार भी थोड़ा भारी पड़ जाती थी क्योंकि कार में भी नहीं, पहली बार स्कूटर वाली पार्टी कही थी केजरीवाल ने, 3 लोग स्कूटर में ट्रिपलिंग करके जाओ, फिर दूसरे में टेम्पो वाली। लेकिन मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी बस मंगवा ली है पहले से, ये ध्यान रखिएगा। बहुत जिम्मेदारी से 30 साल का मेरा पॉलिटिकल और सामाजिक मेरा जीवन है और बहुत सारे देश और प्रदेश के चुनावों का मेरा अनुभव रहा है। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं आपके चैनल में, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है, जो समाजवादियों का विजन है, वो दिल्ली में केवल केजरीवाल जी लड़ रहे हैं। और जहां जहां हम भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले लोग होंगे, माननीय अखिलेश यादव जी का विजन बिल्कुल क्लियर है, हम लोग उनको समर्थन करेंगे पूरी ताकत। अरे जोशी साहब, कांग्रेस पार्टी क्या सांप्रदायिक ताकतों के साथ में है क्या? ये जरा हम आपसे पूछना चाहते हैं, कांग्रेस क्या सांप्रदायिक ताकतों के साथ में है क्या? उसी विषय को कहना चाहता हूँ क्योंकि एक देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार, इतनी ईमानदारी की बहस मैं बड़ा गौरवशाली महसूस करता हूँ कि आज के पत्रकारों में ऐसे साहसी पत्रकार कहाँ रह गए। मैं बड़ा गौरवित होता हूँ जब मैं आपके चैनल पर आता हूँ। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वहां पर हार मान चुकी है और उन्होंने तय कर लिया है कि केजरीवाल से उनका मुकाबला नहीं हो सकता। क्योंकि पिछली बार भी इतनी बड़ी फौज हम देखते थे, अमित शाह जी को भी गली मोहल्ले में वोट मांगते देखते थे, लेकिन जब टेम्पो वाली पार्टी बन, लेकिन इस बार नहीं कोई दिख रहा है उस तरीके से वोट मांगते। इसका मतलब वो मुतमईन है पूरी तरीके से। जोशी साहब, मैं बहुत उसी विषय पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जो कार्य हुए वहां पर, उसको हेल्थ पे क्या काम हुआ है, उस पर किस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके क्या है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया साहब हो, चाहे संजय सिंह जी हो, आज सब लोग वहां रहे, किस प्रकार का खेल खेलने का काम करा भारतीय जनता पार्टी ने। और जो गृह मंत्रालय जो माननीय अमित शाह जी के अंतर्गत आता है, वहां पर कैसी आपराधिक घटनाएं घट रही है। और एलजी किस प्रकार से वहां पर विजय, एलजी का काम होता है कि वहां पर जनता के कामों को करवाए, वो काम रुकवाने का काम करते हैं, या प्रदेश और देश में कहीं ऐसा होता है क्या? तो ये सारी चीजों का जवाब जनता देगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। गौरव जैन, एक छोटा सा 5 सेकंड का एक सवाल, उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास जाऊंगा। अब देखिए, जो जिनके हाथों में गलबहियां डाले हुए आप लोग घूम रहे थे, समाजवादी पार्टी जिसके लिए आपने पुल का काम किया लोकसभा चुनाव में, 2019 का चुनाव देखिए 5 सीटें मिली थी, 2024 का चुनाव देखिए 37 सीटें मिल गई। जिस पार्टी के लिए पुल का काम किया आप लोगों ने, आज परोक्ष रूप से वो पार्टी अरविंद केजरीवाल को ही सांप्रदायिकता के खिलाफ सबसे बड़े झंडा बरदार के रूप में बता रही है, और केजरीवाल तो कह रहे हैं कि आप टीम हैं। जी देखिए, ऐसा कहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सांप्रदायिक ताकतों के साथ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पुराना भी अगर हम इतिहास उठा के देखें तो एक तरीके से जो एक सॉफ्ट सांप्रदायिकतावाद जो आपने अपनाई थी, एक मतलब आप चाहे जनवरी की घटना हो उसके बाद देखें या फिर उससे पहले भी हमने तमाम इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहां पे करा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। तो ये कहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और समाजवादी पार्टी देखिए इंडिया अलायंस की मेंबर है, अखिलेश यादव जी सम्मानित नेता है इंडिया अलायंस के, तो उनका हो सकता है चुनाव को लेकर के ये हो, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि घड़ी घड़ी समीकरण बदलते हैं राजनीति में। अभी तो हम जो चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में, हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि जिस प्रकार से जो दिल्ली की जनता की मांग है वो सामने आ सके। ये बदला ले रहे हैं केजरीवाल से कि आप लोगों को दिल्ली दरबार से निपटा दिया, दिल्ली विधानसभा से निपटा दिया, देश से निपटा दिया केजरीवाल ने, क्या उसका बदला ले रहे हैं आप लोग? क्या केजरीवाल को निपटा के भी बदला लेंगे? कोई भी चुनाव जो होता है वो बदले के लिए नहीं होता, चुनाव जो होता है वो जनता की मांगों के लिए होता है। जनता चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी अलग लड़े तो हम लोग अलग लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जनता चाहती है कि हम यहाँ पे सरकार बनाए तो इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। किसी को दबाने के लिए किसी को नहीं, सिर्फ किसी पार्टी को हराना जो है चुनावी मकसद नहीं हो सकता। तो यही बात जो है वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। ठीक है कुंवर जपेंद्र, इतनी देर की चर्चा में कम से कम आपको तो खुशी होना चाहिए कि केजरीवाल साहब करेंगे मेरा मुकाबला तो सीधे भारतीय जनता पार्टी से है।
केजरीवाल को ये क्यों कहना पड़ रहा है, कुंवर जपेंद्र दुर्गेंद्र जी? जी? सबसे पहले तो नववर्ष की सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आम आदमी पार्टी का गठन ही भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी दुर्घटना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना जी ने जिस आंदोलन की शुरुआत करी, और जैसा आपने डिबेट के शुरू में कहा कि आरएसएस के 40% लोग उसके पीछे थे, ये घटनाक्रम साफ हो चुका है, सब निकल के आ चुका है। तो ऐसा क्या कारण था कि सबको पता है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का एक रिलेटेड संगठन है। राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, सामाजिक मुद्दों को लेकर, राष्ट्रीय अस्मिता को लेकर आरएसएस एक्टिव रहती है। तो उस आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की किसी भी अन्य राजनीतिक दल की कोई एक लाइन या कोई बात या उसमें योगदान बिल्कुल नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि भारतीय राजनीति के इस भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का या प्रहार करने का एक अच्छा मौका है, और भविष्य की राजनीति को साफ सुथरा बनाने की दृष्टि से जो अन्ना जी ने आंदोलन शुरू करा है, उस आंदोलन का देश की युवा पीढ़ी में प्रभाव जाए, और कम से कम आने वाली युवा पीढ़ी भारतीय राजनीति की स्वच्छता को लेकर अपना योगदान देने के लिए भविष्य में तैयार हो, जिसका आगाज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा कि देश के अंदर से 3 लाख युवाओं को भारतीय राजनीति में आगे मौका दिया जाएगा, जो ईमानदारी, निष्ठा और देश को आगे ले जाने में अपना राजनीतिक तौर पर सहयोग देना चाहते हैं। उन सबका स्वागत है। और इसी तरह का एक आंदोलन जेपी आंदोलन के टाइम पे हुआ था, आप और हम उसे समझ सकते हैं। और उस समय भी इस तरह की अराजकता थी जैसे अन्ना जी के आंदोलन के समय में हुई थी, और उस अराजकता के खिलाफ देश में जेपी आंदोलन के नाम से इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इंदिरा गांधी को जेल तक जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, बिहार में या अन्य राज्यों में एक हमारी जो क्षेत्रीय पार्टियों का गठन हुआ, और उन्होंने उस आंदोलन को बट्टा लगाया और भविष्य में राजनीति को दलदल में ले जाने का, भ्रष्टाचार को बढ़ाने में उन्होंने एक से एक कीर्तिमान स्थापित किए, जिसमें लालू जी की पार्टी के भी कई उसमें कारनामे हैं, मुलायम सिंह जी की पार्टी के ऊपर भी है, अब ये आम आदमी पार्टी भी उसी तरफ चल गई। तो अन्ना जी ने तो विरोध करा था कि नाम नहीं लेते आप लोग, मत बनाइए। मायावती जी का भी नाम ले लिया करिए कभी कभी। जी जी दुर्गेंद्र जी क्या कह रहे हैं? मायावती जी का भी नाम ले लिया करिए कभी कभी। नहीं, उनका भी ले रहे हैं हम, आपने उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं। इसमें बसपा का भी बहुत बड़ा, भाई हम खबरें तो मीडिया के माध्यम से ही आती है ना, अखबारों में छपती हैं, लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये सब हुआ। और अन्ना जी ने उसी तर्ज पर मना करा था कि आपने राजनीतिक दल नहीं बनाना है, राजनीतिक दल के लिए हमारा ये आंदोलन नहीं था। लेकिन कुछ अपॉर्चुनिस्ट ने उसका लाभ उठाया, और दिल्ली के अंदर वही काम हुआ जो जेपी आंदोलन के बाद कम से कम 6 राज्यों में हुआ था। लेकिन ये 6 राज्यों में ना जाके एक राज्य में हुआ, बाद में दूसरे राज्य दिख गया। तो ये दुर्घटना इसे माना जाना चाहिए। लेकिन दुर्घटना के बाद आज इतने लंबे समय के बाद दिल्ली की जनता को भी समझ में आ गया, हमारे बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास लोगों की भी अब समझ में दिल्ली में आ रहा है, और बाकी मीडिया के साथियों की भी समझ में आ रहा है कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे, पूरी इस मूवमेंट के पीछे भारतीय राजनीति को आघात लगाने की दृष्टि से ये क्या खेल खेला गया। जब जॉर्ज सोरेस भारतीय राजनीति को प्रभावित करने का काम करते हैं, तो यही विपक्षी दल उनकी पैरवी के लिए खड़े हो जाते हैं। और अगर हम बात करें यूएसए की, एलन मस्क से लेकर बिल गेट्स, जॉर्ज सोरस, लैरी पेज से लेकर 10 ऐसे औद्योगिक घराने हैं जो अपने पश्चिमी देशों को मजबूत भी करते हैं और पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करते हैं। हमारे पास तो ले दे के 2-3 घराने हैं। अगर वो राष्ट्रीयता के साथ काम कर रहे हैं, अपने वो अपने देश की राजनीति को प्रभावित करते रहते हैं, वो बाहर निकलते नहीं, उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं हो पा रहा है, वो अपने देश की राजनीति को भी प्रभावित करते रहते हैं, देश में हल्ला मचता रहता है। अरे बाहर करो, कोई राहुल गांधी नहीं कहेंगे कि अडानी ये कर रहे हैं, जाओ अमेरिका की सरकार गिरा दी अडानी साहब। दुर्गेंद्र जी प्लीज हमें, आप ठीक है, आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन ठीक है, सच्चाई आप भी जानते हैं। क्या भारत के अंदर भारत को
विकासशील देश से विकसित देश की तर्ज पर ले जाने के लिए क्या हमें विदेशी इन्वेस्टर्स और विदेशी जो ये घराने हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी, या हमें अपने संसाधन खड़े करने पड़ेंगे? बहुत चिंतन बनने वाला विषय है। इसमें कोई या हंसने का या मजाक का विषय ना नहीं ना है। ना, हमें अरे तो भाई इन्वेस्टर चाहिए हमें, हमारे देश देश को। भर के नेता। सुनिए सुनिए, एक मिनट रुके जपेंद्र भाई, तो ये क्या हम लोग नाटक कर रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश जाते हैं निवेश लेने के लिए, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री विदेश जाते हैं, वहां रैलियां निकालते हैं, निवेश लाओ निवेश लाओ। भाई निवेश तो चाहिए हमको ना, खाली भारत के दम पर थोड़ी हम पांचवी अर्थव्यवस्था बन पाएंगे। निवेश अंतरराष्ट्रीय निवेश आना, कंपनीज का आना, या हमारे एनआरआईज का हमारे भारत में निवेश होना एक अलग चीज होती है, लेकिन अपने देश की कमान को ही दूसरे के हाथ में सौंप देना, जैसा यूपी और कांग्रेस के जमाने में हुआ था, वो अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2014 से नहीं है ना। पीड़ा वहां है, पीड़ा वहां है कि 2014 के बाद से जो समीकरण बदले हैं और एक जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत ठीक है, दिल्ली के चुनाव में आ जाओ, उसको क्या कहेंगे? जपेंद्र भाई हम करें दिल्ली के चुनाव में आ जाओ। बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप लोग राष्ट्रवादी आदमी हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जो भी है अपना धन्यवाद आपने कम से कम आपने इस राष्ट्रता और राष्ट्रवादिता को कम से कम आपने इस प्लेटफॉर्म पे कौन इनकार कर सकता है कि आप लोग राष्ट्रवादी नहीं है? भाई कौन इनकार कर सकता है? मैं सीधे महेंद्र सिंह की तरफ जाऊंगा। महेंद्र सिंह, इतनी देर की चर्चा में ये सब चीजें आपके सामने निकल कर आ गई हैं। अभी एक पूंजी और इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन फिर मैं अपने बिंदु पर बिल्कुल अडिग हूं। मैं कांग्रेस पार्टी क्या उन घावों को अभी तक भूल नहीं पाई है क्या? और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या पूंजी इंडिया गठबंधन को प्रभावित कर रही है क्या? दो मेरे अहम सवाल हैं। महेंद्र सिंह जी, दुर्गेन जी, और दोनों बड़े अहम सवाल हैं और आने वाली पॉलिटिक्स की दिशा भी यही तय करेंगे, क्योंकि एक सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसका जनाधार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और उसी पार्टी से तमाम पार्टियां निकली हैं, क्षेत्रीय दल निकले हैं उसी के वोट बैंक पर। और आम आदमी पार्टी तो अगर आप ये कहें कि पॉलिटिकल स्टार्टअप है, तो ये तो पूरा कांग्रेस के वोट बैंक पे ही खड़ा हुआ है। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और उसको हटा के अब कांग्रेस जब से दिल्ली बनी है, आप सोचिए 1952 से तब से ज्यादातर समय दिल्ली में सत्ता में, वो चाहे काउंसिल रही हो चाहे विधानसभा रही हो, कांग्रेस ने सत्ता में भागीदारी की है, शासन किया है। यहाँ पर कांग्रेस को लगता है कि दिल्ली उनकी परंपरागत स्टेट है जहां पर उनका शासन होना चाहिए, और वो अपना विस्तार निश्चित तौर पर दिल्ली की जितनी लोकल नेता हैं दिल्ली के, वो कभी भी केजरीवाल के साथ अलायंस के लिए तैयार नहीं थे। वो इंडिया गठबंधन हो या वो जब पहली बार ये चुनाव जीते थे और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी केजरीवाल ने, कभी भी दिल्ली का जो लोकल लीडरशिप है वो कभी भी तैयार नहीं था केजरीवाल के साथ अलायंस के लिए। और वो इस बार भी उसी का दबाव काम आ रहा है, उसी का दबाव चल रहा है कि हम किसी भी हाल में केजरीवाल के साथ अलायंस नहीं करेंगे। उनके पास एक सही एक तरीके से तर्क भी है कि पंजाब में जब केजरीवाल ने हमारे साथ नहीं किया तो हम यहाँ पर भी नहीं करेंगे, वापसी करेंगे। और वापसी अब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कितना नेतृत्व उनका मजबूत है या नहीं है। दूसरा जो आप सवाल कर रहे हैं कि पूंजी वाला जो कि तमाम इन्फ्लुएंस कर सकता है या नहीं, निश्चित तौर पर ये तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में पूंजी का खेल है, और वो इंडिया अछूता कैसे रह सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। इवन इंडियन जो मतलब पूंजीपति हैं वो भी प्रभावित करते हैं। आप देखिए ना, तमाम कंपनियां हैं, तमाम अपने कामों के लिए पॉलिटिकल चंदा देती हैं। अभी तक जो पॉलिटिकल चंदे का जो नया सिस्टम आया था वो तो उसने तो बिल्कुल खोल के रख दिया है किस पार्टी को कितना मिल रहा है। जहां जहां जो सत्ता में था, वो चाहे टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो सत्ता में मुख्यमंत्री जहां था, पार्टी जहां थी, उसकी पार्टी को खूब चंदा मिला है। तो ऐसा नहीं है, तो वो चंदा क्यों दे रहे हैं? उनको कोई ऐसा थोड़ी है कि चुनाव लड़वाने के लिए चंदा दे रहे हैं कि साहब चुनाव लड़िए और आप जीत के आइए और फिर आप हमारे खिलाफ पॉलिसी बनाइए और समाज सेवा करिए, समाज सेवा करिए। समाज सेवा के लिए तो नहीं दे रहे हैं, कम से क्यों करेगा? इवन जो
पूंजीपति हैं, उनसे सीएसआर के तौर पर, समाज सेवा के तौर पर उनसे फंड लिया भी जाता है, तो वो सीएसआर का फंड अलग फंड है, वो समाज कहते हैं समाज सेवा तो हम कर ही रहे हैं। पॉलिसी हमारे फेवरेबल बनाइए जिससे कि हमें फायदा हो, और हमारे फायदे में से कुछ फायदा आपको हम चुनावी चंदे के तौर पर देंगे। तो वो एक तरीके से लीगल फॉर्मेट में इन्फ्लुएंस करने का ही एक तरीका होता है। अब पॉलिटिकल पार्टियों को जहां से ज्यादा चंदा मिलता है, क्या उनकी बात को इग्नोर कर देंगे? नहीं कर सकते। दूसरा, जिस तरीके से अगर सत्ता में कोई आता है तो उसको सस्टेन करना है आगे, कैसे करेंगे? कांग्रेस के साथ कभी भी एक साथ मिलकर अगर थर्ड फ्रंट बनना है तो एक साथ मिलकर बड़ा मुश्किल है थर्ड फ्रंट बनाना। थर्ड फ्रंट तभी बनेगा जब कांग्रेस अलग लड़े, क्षेत्रीय दल अलग लड़े, बीजेपी अलग लड़े, और चुनाव के बाद जैसी परिस्थितियां, कौन जानता है दिल्ली में त्रिशंकु आ जाए विधानसभा, और कौन जानता है फिर केजरीवाल कांग्रेस की मिलकर सरकार बने। कुछ भी हो सकता है। पहली बार जब केजरीवाल सत्ता में आए, आप देखिए कांग्रेस के खिलाफ लड़े, लिस्ट लेके बैठते थे पूरे भ्रष्टाचारियों की, और उसके बाद जब सीटें कम हुई तो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 49 सीट की सरकार चलाई, और फिर कसम खाई कि कभी नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं, फिर इंडिया गठबंधन में फिर आ गए। तो ये पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स में कहीं मैं आ रहा हूं जपेंद्र, मैं आ रहा हूं जी। तो पूंजी का जो प्रभाव है वो हर दुनिया में है, हर जगह है, उसमें इंडिया में भी है, इसमें कहीं कोई अछूता वो नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है, कांग्रेस यहाँ पर भले ही अभी अपने उसमें फेज में है कि हाँ उसको लगता है देखने वालों को कि कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का वोट है। भले ही केजरीवाल के साथ वो खिसक गया था, अलग मुद्दे थे। पहली बार जब आंदोलन के बाद, जब अंडा आंदोलन के बाद चुनाव हुए, तो सबसे बड़ा क्या दिखाया था केजरीवाल ने कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में, और ये तो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, भ्रष्टाचार बहुत होता है, हर जगह भ्रष्टाचार होता है। और जो वोट डालने आता है, मैं फिर दुर्गेश जी कहूंगा, एलीट आदमी बहुत कम परसेंटेज में वोट डालने जाता है, संभ्रांत आदमी बहुत कम परसेंटेज में वोट डालने जाता है। वोट जो डालने जाता है 60-65% जो आप देखते हैं, या 70% वोट पड़ता है, उसमें बहुतायत झुग्गी झोपड़ी, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां, रिक्शा वाला, मजदूर, ये लोग बहुत बड़ी तादाद में वोट डालने आते हैं। केजरीवाल ने उनको डायरेक्ट बेनिफिट दिया, वो चाहे ऑटो रिक्शा हो, चाहे रेहड़ी पटरी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हो जिनको बस में फ्री आने जाने का है, चाहे बिजली का फ्री हो, चाहे वो, अब बिजली जो फ्री है 200 यूनिट तक, वो संभ्रांत लोगों को नहीं मिल पाती है, लेकिन वो उन लोगों को मिल पाती है जो एक कमरे के घर में रहते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, वो तमाम जो, और वही सबसे ज्यादा लाइन में लग के वोट डालता है। तो दो चीजें हैं कि वोट कॉस्मोपॉलिटन शहर में किस पैटर्न पे पड़ता है, देश में अलग पैटर्न पे पड़ता है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली यही भर भर के देती है बीजेपी को वोट। ऐसा क्या है? तो ऐसा यही है कि आप डायरेक्ट बेनिफिट क्या दे सकते हो, जो कि मतलब दिल्ली में खर्चे आसमान पे होते हैं। सब्जी लेने जाता है कोई व्यक्ति, तो वो झोला भर सब्जी लाने के लिए उसे पूरा मतलब सोचना पड़ता है, सब चीजें महंगी हैं, सर्वाइवल ज्यादा रुपया चाहिए उसको। हाँ, दिल्ली में आप देखोगे अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि आपको लगेगा नहीं कि दिल्ली है। दिल्ली की जो तस्वीर बाहर आती है वो नहीं है असल, दिल्ली की तस्वीर कुछ अलग है। अच्छा महेंद्र जी, बिल्कुल दिल्ली की तस्वीर बिल्कुल अलग है। एक बात ये बताइए कि अगर पिछले चुनावों की तुलना करें, केजरीवाल जो बहुत प्रचंड बहुमत के साथ में जीते हैं, तो झुग्गियों में, अल्पसंख्यकों में क्या उनका असर घटा है, बढ़ा है, या वैसे यथास्थिति में है? ये हम जरा जानना चाह रहे हैं। नहीं, घटा तो नहीं है। घटा इसलिए नहीं है कि जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वो सबसे ज्यादा वही तबका है, तो घटा नहीं है। अब आप सोचिए कि किसी महिला को जो काम करने आती है घरों में या फैक्ट्री में, उसको बस में आने जाने का किराया नहीं लगता है, और ये बड़ा मसला है। तो वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, उसको बिल्कुल नहीं, उसको पानी उसको फ्री है, सीवर चार्जेस नहीं है उसके, बिजली उसके लिए फ्री है। बाकी तो गरीबी में रहने की आदत होती है सभी, मतलब गरीब आदमी क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। साफ पानी नहीं आ रहा, संघर्ष चलता। दिल्ली में आजादी के बाद से अब तक कहां साफ पानी आ पाया? तो नहीं आ,
यमुना साफ हो या ना साफ हो, उस तबके को, उस आदमी को कोई फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि उनके यहाँ तो सीवर लाइन नहीं, उनके यहाँ तो सुबह सुबह जो फ्रेश होने के लिए टॉयलेट्स नहीं है, कम्युनिटी टॉयलेट्स में जाते हैं। तो बहुत बड़ी चीजें हैं जो यहाँ पर दिल्ली में है, वो हकीकत अलग है। केजरीवाल की खासियत ये है, स्ट्रेटजी ये है कि वो उनको एड्रेस करने में कामयाब रहे हैं अभी 2-3 चुनाव तक। इस बार अगर बहुत कुछ लेकर के बीजेपी नहीं आती है या कांग्रेस नहीं आती अपने मैनिफेस्टो में, भरोसा नहीं दिला पाती है, तो मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल कहीं जाने वाले हैं। अभी देखिए सारा चुनाव का कैंपेन, एक लाइन और बोलूंगा कि केजरीवाल सेट कर रहे हैं। अभी जाटों का मुद्दा ले आए, जाटों के आप सोचिए कि 365 के करीब गांव है दिल्ली में, जिसमें से करीब करीब 250 या 250 गांवों में जो जाट बाहुल्य इलाके हैं, किराए पे रहते हैं उनके यहाँ लोग। गांव में आप देखेंगे दिल्ली के गांव बिल्कुल जो वहां के लैंडलॉर्ड्स हैं, जो गांव के मूल निवासी हैं, वो बहुत आराम में है। अभी भी यहाँ आपको उसी तरीके का कल्चर मिलेगा, चारपाई में बैठ के और उस तरीके से सारी चीज। वो लोग झुग्गियां बसाए हुए हैं यहाँ पर, झुग्गियों की जो लैंड है उनमें उन लोगों के कब्जे होते हैं। यहाँ पर आप अंदर घुस के देखेंगे तो एक एक नंबरदार के पास 200, 250, 500 झुग्गियां हैं। दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी ने जाट नेता को चीफ मिनिस्टर बनाया था, उनका प्रवेश वर्मा फिर लाइन में लगे हुए हैं। साहिब सिंह वर्मा जाट नेता थे। साहिब सिंह वर्मा की कामयाबी उस दौर की कामयाबी थी जब मंदिर आंदोलन चला था, बाबरी मस्जिद का विवाद चला था, डेमोलिशन हुआ था। 93 में चुनाव हुए थे पहली बार, उसके बाद आया, लेकिन उनकी पार्टी खुद उनको नहीं पचा पाई। मदन लाल खुराना पहली बार आए, फिर साहिब सिंह वर्मा आया और फिर उनको हटना पड़ा। तो आप ये सोचिए, सुषमा स्वराज आए, उसके बाद कांग्रेस का लगातार कब्जा रहा। तो यहाँ पर अभी भी बीजेपी एड्रेस नहीं कर पा रही। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी तो एल.के. अडवाणी साहब बने थे पहली बार चेयरमैन, उसके बाद उन्हीं की पार्टी ने फिर एक और आदमी को बनाया था चेयरमैन, उसके बाद फिर कांग्रेस के कब्जे में चली। मतलब दिल्ली पर कांग्रेस का परंपरागत तरीके से कब्जा रहा है। केजरीवाल एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने छीन लिया, एक झटके में बस लिया। मेरी चर्चा का सार यही आ गया है। दरअसल दिल्ली छीनना और दिल्ली छीनना, केंद्र की सत्ता भी दिल्ली से चलती है। वो भी कांग्रेस पार्टी मानती है कि केजरीवाल ने आरएसएस के साथ मिलकर एक ऐसा आंदोलन चलाया कि वो धड़ा आज तक कांग्रेस पार्टी लौट कर नहीं आई। तो मैं इसी बात पर आज इस चर्चा को बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं। आंदोलन ही आरएसएस का था। अन्ना को तो लाया गया था वेल प्लान। मैं तो उन मीटिंगों को भी जानता हूं जहां से इसके बीज पड़े थे, किस किस के पास केजरीवाल, मनीष सिसोदिया गए थे। कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने पूरा डिस्कस किया कैसे क्या किया जाए। ऐसा तो फिर ये मानकर चलिए महेंद्र जी, इस बार हिसाब किताब कांग्रेस चुका लेगी। कुंवर जपेंद्र बहुत जल्दी में। अब इस कार्यक्रम को मैं इसी मोड पर खत्म करूंगा कि हिसाब किताब चुकाएगी कांग्रेस। महेंद्र जी ने बिल्कुल मोहर लगा दी। हमने पहले कह दिया था कि ये दुर्घटना है, सबको छलने वाला चेहरा और सबको छलने वाली रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी इस बार निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा करिश्मा करने जा रही है। नहीं, आप प्रसन्न रहिए, कांग्रेस पार्टी आपका काम पूरा कर देगी, चिंता मत करिए। नहीं, वो ठीक है, कांग्रेस पूरा करे या उनकी मजबूरी है वो अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर एक एक कार्यकर्ता धरातल पर जैसे काम कर रहा है और जनता का जिस तरह से वोटर आप नेता का नाम नहीं बता पा रहे हैं, कैसे सरकार बना लेंगे? नेता का नाम नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ भी नरेंद्र मोदी का चेहरा है। जपेंद्र दुर्गेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की आपको परंपरा पता है, फूल के निशान पर वही परंपरा है। पीछे लड़ाई नहीं होती या नेता के पीछे झगड़ा नहीं होता। ये एक कैडर आधारित विचारधारा से प्रेरित दल है। यहाँ पे सेवा की भावना से जिसे आगे किया जाएगा, जिसके ठीक है। बहुत छोटे छोटे टिप्पणी संजीव निगम, एक छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर जोशी, जहाँ पे राजनीति में सिर्फ होती। आम आदमी पार्टी का मकसद था कि हम राजनीति बदलने आए हैं और हमने राजनीति बदल दिया। अब सारे लोग, सारी पार्टियां बात करती हैं कि आपने तो भ्रष्टाचार के कीर्तिमान भी बदल दिए। नहीं, ठीक बात है, उनको बोलने दीजिए, वो कह रहे हैं। और बात ठीक है, केजरीवाल पैटर्न पर सारे लोग फ्री ब्रिज कर रहे हैं, रेवड़िया बांट रहे हैं, केजरीवाल पैटर्न है वो। बोलिए। तो 200 यूनिट बिजली देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो कहीं ना कहीं असर तो है। जो हम लोगों ने शुरू किया था आज उसको सारे के सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। जी, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी जोशी साहब, एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा।
देखिए, अभी अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, वो कह रहे थे कि परिवर्तन। अरे मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आदरणीय आदरणीय मोदी जी के पीछे तो आप बता रहे थे लोकसभा में कि कौन करके, अब क्यों नहीं बता पा रहे हो? अरे वहां तो आप बार बार विपक्ष के लोगों से हमसे पूछ रहे थे कि आपका नेता कौन है। अरे आप बड़ी बाकी से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जिसे आगे किया जाता है वो नेतृत्व करता है। यहाँ सिर्फ फुटबॉल नहीं है, यहाँ नेतृत्व करने की, भ्रष्टाचार करने की होड़ नहीं है इस दल के। तरीका ठीक है। मैं जब आप बोल रहे, बहुत साइलेंटली सुन रहा था। पूरे देश से पूछते रहे आप, पूरे देश के चुनाव में, कि मोदी जी के खिलाफ कौन है विपक्ष का नेता। आज तुमसे पूछ रहा है कि बताइए आपका नेता कौन है दिल्ली में, बताइए देश को। हाँ, ये सवाल तो है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जोशी, संजीव निगम, गौरव जैन, कुंवर जपेंद्र, महेंद्र सिंह, मनीष शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, सुना। इस मोड पर आज इस कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी केजरीवाल से 2013 वाला बदला है, 2014 वाला बदला है, दिल्ली और केंद्र की सत्ता गंवाने वाला बदला है, क्या दिल्ली में केजरीवाल से ले रही है कांग्रेस पार्टी, इसलिए वो बहुत ताकत के साथ में लड़ रही है? या फिर केजरीवाल एक बार फिर आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त के बाद सत्ता को हासिल करेगी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और इनका जवाब मतदाता ही दे सकते हैं। नमस्कार।